नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज जिस किताब के कुछ हिस्सों में हम गोता लगाने वाले हैं वो वाकई में एक खजाना है। ये है भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत। साहनी जी तो अपने आप में एक बहुत बड़े लेखक थे, पर उनकी इस किताब में कुछ ऐसे पल हैं जहां वो 20वीं सदी के 3 बहुत बड़े नेताओं से मिलते हैं। और तीनों बिल्कुल अलग अलग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और यासिर अराफात। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो बस भीष्म साहनी की आंखों से इन मुलाकातों को दोबारा जीना चाहते हैं। ये वो छोटे छोटे निजी पल हैं जो अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी बातों में खो जाते हैं। सही बात है। और शायद किसी इंसान के असली चरित्र के बारे में सबसे ज्यादा बताते भी यही पल हैं। तो चलिए साहनी जी की यादों के इस खजाने को खोलते हैं। जरूर। और जो बात इन यादों को और भी खास बनाती है वो ये है कि भीष्म साहनी कोई पत्रकार नहीं थे जो किसी स्कूप की तलाश में हो। वो एक संवेदनशील लेखक थे। हाँ, एक कहानीकार। तो जब वो इन घटनाओं को लिखते हैं तो उनमें एक अजीब सी ईमानदारी और एक शैलर होती है। उनकी भाषा भी, आपने ध्यान दिया होगा, बड़ी सरल है। हाँ, जिसमें हिंदी, उर्दू और पंजाबी की मिठास खुली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बड़ा बुजुर्ग हमें किस्से सुना रहा हो। बिल्कुल। तो चलिए पहले किस्से से शुरू करते हैं। साल है 1938 के आसपास का। सेवाग्राम। हाँ, वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम। भीष्म साहनी अपने बड़े भाई मशहूर एक्टर बलराज साहनी के पास रहने गए हुए और उन्हें पता चलता है कि गांधी जी रोज सुबह 7 बजे टहलने निकलते हैं। अच्छा। अब एक नौजवान के मन में जो एक झिझक और उत्साह होता है ना, वो सब उनके अंदर चल रहा है। जाहिर है। और वो लिखते हैं कि जब उन्होंने गांधी जी को पहली बार देखा तो वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे तस्वीरों में दिखते हैं। वही दुबला पतला शरीर। हाँ, वही चाल और कमर से लटकती वो मशहूर जेब घड़ी। साहनी लिखते हैं कि उन्हें देखकर वो पुलक उठे। एक तरह का स्टार स्ट्रक मोमेंट था वो। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, साहनी का ये अनुभव गांधी जी की उस विशाल छवि को जमीन पर ले आता है, उसे मानवीय बना देता है। सही। जब वो अपने भाई के साथ गांधी जी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो रावलपिंडी से हैं, तो गांधी जी को फौरन अपनी वहां की यात्रा याद आ जाती है। अच्छा। हाँ, वो वहां के एक बैरिस्टर मिस्टर जॉन, उनका नाम लेकर उनके बारे में पूछते हैं। सोचिए, एक इंसान जो पूरे देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे एक छोटे से शहर का एक बैरिस्टर तक याद है। बिल्कुल। ये उनकी याददाश्त से ज्यादा, मुझे लगता है, लोगों से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव का एक और कमाल का उदाहरण साहनी ने देखा। एक ऐसा उदाहरण जो शायद गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो बताते हैं कि एक दोपहर आश्रम के पास से एक लड़के के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो पेट दर्द से तड़प रहा था और बस एक ही रट लगाए हुए था। क्या? बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। अरे! सब लोग उसे समझा रहे थे कि बापू एक जरूरी मीटिंग में है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। कुछ देर में गांधी जी खुद वहां आ गए। अच्छा, मीटिंग छोड़कर? हाँ, उन्होंने लड़के के फूले हुए पेट पर हाथ फेरा, मुस्कुराए और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज्यादा पी गया तो पागल है। मतलब उन्हें देखते ही पता चल गया कि समस्या क्या है। हाँ, फिर उन्होंने लड़के को सहारा दिया, उसके मुंह में उंगली डालकर उसे उल्टी करवाई और जैसे ही लड़के को आराम आया, गांधी जी हंसते हुए वापस चले गए। ये घटना छोटी सी लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा खोल कर देखें तो ये गांधी जी के पूरे दर्शन का सार है। कैसे? देखिए, यहाँ कोई महान नेता नहीं है, कोई भाषण नहीं है, कोई दिलासा नहीं। यहाँ एक इंसान है जो समस्या को देखता है और उसका सबसे सीधा, सबसे व्यवहारिक हल निकालता है। सही बात है। उनके लिए सेवा कोई अलग से करने वाला काम नहीं थी, वो उनके होने का तरीका था। हाँ, मतलब कोई पीआर टीम नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस एक इंसान दूसरे की मदद कर रहा है और उनका वो हंसते हुए चले जाना, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई बोझ था ही नहीं। बिल्कुल, ये उनके लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। और यही तो गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत एक्शन में है। सबसे गरीब, सबसे बीमार व्यक्ति की सेवा ही सबसे बड़ी राजनीति थी। आज के जमाने में सोचिए, कोई बड़ा नेता ऐसा करेगा तो उसके कितने वीडियो बनेंगे, कितनी सुर्खियां बनेंगी। सही कहा। लेकिन गांधी के लिए वो बस एक लड़का था जिसे मदद की जरूरत थी, और उन्होंने वो मदद कर दी। बात वहीं खत्म।
ये उनकी महानता की सादगी थी। गांधी जी की इस जमीनी हकीकत से अब हम एक बिल्कुल अलग माहौल और एक बिल्कुल अलग शख्सियत की तरफ चलते हैं। नेहरू? हाँ, चलिए कश्मीर, जहां भीष्म साहनी की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। नेहरू कश्मीर आए हुए थे और उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा था। वो लिखते भी हैं, झेलम नदी में नाव पर शोभा यात्रा। हाँ, हजारों लोग किनारों पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। माहौल बहुत भव्य था। तो साहनी अपने फुफेरे भाई के बंगले में ठहरे थे, जहां नेहरू जी भी रुके हुए थे। तो उन्हें नेहरू को करीब से देखने का मौका मिला। अच्छा। उस रात खाने की मेज पर धर्म के मौजू पर, मतलब धर्म के विषय पर, नेहरू और उनकी एक रिश्तेदार रामेश्वरी नेहरू के बीच थोड़ी बहस छिड़ जाती है। बहस? हाँ, माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। नेहरू थोड़े तन कर कहते हैं, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। और यहीं पर नेहरू का वो रूप दिखता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। एक तरफ वो जनता के हीरो हैं और दूसरी तरफ वो एक भावुक बुद्धिजीवी हैं जो विचारों के लिए बहस करने से नहीं कतराते। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो उस तनाव को बढ़ाते नहीं हैं, वो उसे शांत करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका निकालते हैं। हाँ, वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अनातोली फ्रांस की। बिल्कुल, वो फ्रांसीसी लेखक अनातोले फ्रांस के कहानी सुनाते हैं। कहानी पेरिस के एक गरीब बूढ़े बाजीगर की है। क्रिसमस का दिन है और उसके पास मदर मैरी की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए कोई तोहफा नहीं है। जब चर्च खाली हो जाता है तो वो अंदर जाता है और मदर मैरी की मूर्ति के सामने अपने करतब दिखाने लगता है। गुलाटियाँ खाना, सिर के बल खड़ा होना, जो भी उसे आता था वो पूरी सच्चाई और लगन से करने लगता था। यही उसकी भेंट थी। हाँ, यही उसकी प्रार्थना। तभी चर्च का बड़ा पादरी, जो कहीं से बाजीगर के हाँपने की आवाज सुन लेता है, गुस्से में भागता हुआ आता है। उसे लगा होगा कोई जानवर घुसाया। बिल्कुल। वो देखता है कि ये बाजीगर मूर्ति के सामने अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। पादरी को लगता है ये तो घोर अपमान है। वो उसे लात मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक चमत्कार होता है। हाँ, वो देखता है कि मदर मैरी के पत्थर की मूर्ति अपनी जगह से नीचे उतरती है, उस बाजीगर के पास आती है और अपने आंचल से उसके माथे का पसीना पोंछती है। वाह, क्या कमाल की कहानी है। और नेहरू का इस कहानी को चुनना बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, वो उस बहस का जवाब दे रहे थे, लेकिन सीधे सीधे नहीं। इस कहानी के जरिए वो कह रहे थे कि सच्ची श्रद्धा, असली धर्म किसी कर्मकांड में नहीं है। वो तो उस बाजीगर की तरह अपने काम को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से करने में है। यह उनकी साहित्यिक समझ को भी दिखाता है और तनाव को शांत करने की कला को भी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा सेक्युलर और ह्यूमनिस्ट संदेश था। खैर, इसी मुलाकात का एक और छोटा सा किस्सा है जो थोड़ा मजेदार भी है। अच्छा। अगली सुबह साहनी देखते हैं कि बरामदे में अखबार रखा है। उनके मन में आता है कि नेहरू जी से बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। समझ गया। तो वो जानबूझकर अखबार उठा के पढ़ने का नाटक करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि नेहरू जी आएंगे और उनसे अखबार मांगेंगे। और उनकी टांगे कांप रही होंगी। हाँ, वो लिखते हैं कि उनकी टांगें कांप रही थीं, डर लग रहा था कि कहीं नेहरू गुस्सा ना हो जाएं। नेहरू जी नीचे आते हैं, साहनी को अखबार पढ़ते देखते हैं और चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाते हैं। कुछ कहते नहीं है? कुछ नहीं। कुछ देर, काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर में नेहरू बहुत धीरे से और बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? अरे बाप रे, मैं तो कल्पना कर सकता हूँ कि साहनी जी पर क्या गुजरी होगी। वो लिखते हैं कि ये सुनते ही वो शर्म से पानी पानी हो गए और झट से अखबार उनके हाथ में थमा दिया। लेकिन ये छोटी सी घटना नेहरू के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो उस समय भारत के सबसे बड़े नेताओं में से थे। वो चाहते तो डांट कर अखबार छीन सकते थे। हाँ, या बस आदेश दे सकते थे। लेकिन उन्होंने इंतजार किया और फिर इतनी शालीनता से पूछा। ये उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को दिखाता है जो सार्वजनिक मंचों पर शायद कम ही दिखता था। उनका धैर्य, उनकी विनम्रता। हाँ, एक प्रधानमंत्री आपके सामने खड़ा है और अखबार मांगने में झिझक रहा है। ये वाकई कमाल की बात है। तो हमने गांधी की सादगी देखी, नेहरू का बौद्धिक अंदाज देखा। अब कहानी कई साल आगे जाती है और एक ऐसे लीडर से मुलाकात होती है जो उस वक्त एक क्रांति का चेहरा थे, यासिर अराफात। हाँ, हम पहुंचते हैं ट्यूनिस। भीष्म साहनी एफ्रो एशियाई लेखक संघ के प्रतिनिधि के तौर पर एक सम्मेलन में गए हैं। उन दिनों फिलिस्तीन का अस्थायी मुख्यालय वही था। बिल्कुल। तो साहनी और उनकी पत्नी को दोपहर के खाने पे बुलाया जाता है,
लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उन्हें किसने बुलाया है। और यहाँ उस समय का राजनीतिक माहौल समझना जरूरी है। फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत गर्म था और यासिर अराफात की जान को हमेशा खतरा रहता था। सही। ऐसे में उनका एक लेखक को व्यक्तिगत रूप से खाने पर बुलाना ये एक बड़ी बात थी। ये भारत और फिलिस्तीनी आंदोलन के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। ये रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं था, बल्कि लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों के स्तर पर भी बहुत मजबूत था। बिल्कुल। जब साहनी और उनकी पत्नी बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि यासिर अराफात खुद कुछ साथियों के साथ बाहर आकर उनका स्वागत करते हैं। खुद अराफात? हाँ। बातचीत शुरू होती है। जब साहनी बातों बातों में गांधी जी का जिक्र करते हैं तो अराफात एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं। वो कहते हैं, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। अराफात यहाँ गांधी जी को सिर्फ भारत का नेता नहीं मान रहे हैं, वो उन्हें दुनिया भर के साम्राज्यवादी विरोधी और आजादी के आंदोलनों का प्रतीक मान रहे हैं। सही कहा। वो अपनी लड़ाई को भारत की आजादी की लड़ाई की परंपरा में देख रहे हैं। ये गांधी की विचारधारा की वैश्विक अपील को दिखाता है। और उनका मेहमान नवाजी का तरीका तो और भी हैरान करने वाला था। क्या? साहिनी बताते हैं कि खाने की मेज पर बहुत कुछ था, लेकिन उससे पहले जब वो लोग बैठे बातें कर रहे थे तो अराफात खुद अपने हाथों से फल छील छील कर साहिनी और उनकी पत्नी को खिला रहे थे। और शहद के फायदों के बारे में, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बारे में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बातें कर रहे थे। कमाल है। लेकिन सबसे अविश्वसनीय पल तब आया जब साहिनी हाथ धोने के लिए बाथरूम गए। जब वो बाथरूम से बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या देखा उन्होंने? यासिर अराफात, फिलिस्तीनी आंदोलन के सर्वोच्च नेता, हाथ में एक साफ तौलिया लिए बाहर खड़े थे उनके लिए। अरे बाप रे, ये किसी भी विश्व नेता के लिए असाधारण विनम्रता का प्रदर्शन है। साइनी लिखते हैं कि वो शर्म और झेप के मारे गड़ गए। ये किसी भी डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल से मीलों परे की बात है। ये दिखाता है कि अराफात के लिए मेहमान का सम्मान, खासकर भारत जैसे देश से आए मेहमान का सम्मान, किसी भी पद या औपचारिकता से कहीं बढ़कर था। ये छोटे छोटे काम उनके व्यक्तित्व की गहराई और उनके संस्कारों को दिखाते हैं, जो अक्सर बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं की छाया में छिप जाते हैं। तो ये 3 किस्से, 3 अलग अलग लीडर और उनके व्यक्तित्व के 3 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही प्रभावशाली पहलू। सही। भीष्म साहनी की आंखों से हमने इन ऐतिहासिक हस्तियों को राजनीतिक मंचों पर खड़े प्रतीकों के रूप में नहीं बल्कि जीते जागते इंसानों के रूप में देखा। हाँ, गांधी की वो व्यवहारिक करुणा जो एक बीमार लड़के के पेट पर हाथ फेरती है, नेहरू की वो बौद्धिक शालीनता जो गुस्से को एक खूबसूरत कहानी में बदल देती है, और अराफात की वो गहरी विनम्रता जो एक मेहमान के लिए हाथ में तौलिया लेकर खड़ी हो जाती है। हाँ, और यही भीष्म साहनी के लेखन की खूबी है। ये व्यक्तिगत किस्से हमें आधिकारिक इतिहास और जीवनियों से कहीं ज्यादा बताते हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाते हैं कि महानता सिर्फ बड़े राजनीतिक फैसलों, संधियों या भाषणों में नहीं होती। महानता अक्सर रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार में झलकती है। इन्हीं पलों में किसी व्यक्ति के असली चरित्र की पहचान होती है, जब कोई कैमरा उन्हें नहीं देख रहा होता। ये वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करता है। भीष्म साहनी में हमें इन बड़े नेताओं के उस मानवीय पक्ष को दिखाया जो शायद अब देखना मुश्किल है। तो आज का हमारा अंतिम विचार श्रोताओं के लिए यही है। आज के दौर में जब नेताओं की हर हरकत, हर शब्द 24/7 कैमरे के नजर में होता है और सोशल मीडिया पर उसकी चीर-फाड़ होती है, हाँ, तो क्या ऐसे सच्चे अनफिल्टर्ड मानवीय पल देखना मुमकिन भी है, या फिर हम सिर्फ एक बहुत सावधानी से बनाई और परोसी गई छवि ही देख पाते हैं? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।